वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की फोटोलिसिस कहाँ पे होती है? फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर का ब्रेकडाउन होना। वाटर का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है? पहला ऑप्शन है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्या क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है, या फिर क्रिस्टे ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या फिर क्लोरोप्लास्ट के क्रिस्टे में होता है, या फिर क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम में होता है, या फिर जो है लुमेन सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, या फिर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के लुमेन सरफेस पे होता है। हमें यही बताना है कि वाटर की फोटोलिसिस कहाँ पे होती है। वाटर की फोटोलिसिस सबने पढ़ा होगा कि वाटर की फोटोलिसिस मींस वाटर ब्रेकडाउन कहाँ पे करता है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के सरफेस मींस उसके लुमेन के अंदर, लुमेन सरफेस ऑफ द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वाटर की फोटोलिसिस होती है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड इज। इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है क्या कोलेजन है, या फिर रोबेस्को है, या फिर पेप्टिकेज है, या फिर पायरुवेट डाइकाइनेजेस है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन होल वर्ल्ड इज द रोबेस्को। रोबेस्को इज सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है इस पूरे वर्ल्ड का। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल्स entering the Calvin cycle require energy is। जब मतलब जितनी भी बार कैल्विन साइकिल का पाथवे चलता है तो उसमें कितने CO2 मॉलिक्यूल इंटर करते हैं कैल्विन साइकिल मीन्स CO2 मॉलिक्यूल मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए जो है कौन कौन से सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसे चाहिए। क्या 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है, या फिर 2 ATP 3 NADPH की जरूरत पड़ती है, या फिर 3 ATP 3 NADPH की जरूरत पड़ती है, या फिर 2 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है। CO2 मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए कितना एनर्जी चाहिए? 3 ATP चाहिए और 2 NADPH चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 ATP की जरूरत पड़ती है और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इस टाइप के क्वेश्चन मींस कितना ATP चाहिए, कितना NADPH चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए, या फिर कैल्विन साइकिल में कितना ATP NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, और जो है C4 साइकिल में कितने NADPH और ATP चाहिए, और C3 में जितने भी पाथवे होते इस पाथवे से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इसमें जो है CO2 मॉलिक्यूल की इंटरिंग जो इंटर करता है कैल्विन साइकिल में उसको जरूरत पड़ती है 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन C4 प्लांट बंडल सीड सेल आर कैटेगराइज्ड बाय। C4 प्लांट में बंडल सीड सेल का स्पेशल फीचर क्या होता है? पहला ऑप्शन है क्या उसके पास लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास उसकी वॉल थिक होती है और इम्परवियस होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, या फिर कोई इंटरस्टेलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, या फिर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं C4 प्लांट के। C4 प्लांट का जो बंडल सीड सेल होता है उसके पास लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है और इम्परवियस होती है किसके लिए? गैसेस एक्सचेंज के लिए, और कोई भी इंटरस्टेलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। मींस ये सारे फीचर होते हैं किसके? बंडल सीड सेल ऑफ C4 प्लांट। सो द करेक्ट आंसर इज D, that is all the above. Next question is which enzyme is absent in mesophyll cell of C4 plant। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि C4 प्लांट के मीजो सेल में नहीं प्रेजेंट होता है? मीजोफिल सेल में C4 प्लांट में कौन सा एंजाइम एब्सेंट होता है? हमें उस एंजाइम का नाम बताना। फर्स्ट इज रूबिस्को, सेकेंड इज पेप्टिकेज, एंड थर्ड इज बोथ A and B, and fourth is none of the above. The enzyme which is absent is in mesophyll cell of C4 plant is rubisco। रिबिस्को एंजाइम जो है वो C4 प्लांट के मीजो सेल में नहीं प्रेजेंट होता, मीजोफिल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल। इन चार में से ऐसी कौन सी सेल होती है जो कि जिसकी सेल कैसी होती? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती। पहला ऑप्शन है क्या फैलोपियन ट्यूब का इपिथेलियम होता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का इपिथेलियम होता है, या फिर स्टमक का इपिथेलियम, या फिर एल्वेलाई का इपिथेलियम। क्यूब लाइक सेल जो होता है वो किसका बना हुआ होता है? इपिथेलियम ऑफ PCT। PCT मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो इपिथेलियम होता है वो किससे बना हुआ होता है? वो क्यूब लाइक सेल का होता है। उसकी सेल्स कैसी होती है? क्यूब लाइक सेल होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी।
The next question is breast border epithelium occur in. breast border epithelium किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मीन्स breast border का मतलब जैसे हमारा ब्रश होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर जो है किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है क्या ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होता है. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्रेस्ट बॉर्डर इपीथीलियम प्रेजेंट होता है. क्यों प्रेजेंट होता है? वो क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है ताकि इजिली फूड का क्या हो सके, एब्जॉर्प्शन हो सके. तो ब्रेस्ट बॉर्डर इपीथीलियम कहाँ प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू इज. इन चार में से कौन सा है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बिलोंग करता है? पहले तो ये हम बात कर लेते हैं बोन, ब्लड और कार्टिलेज. ये तीनों जो है ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं. ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हम बोल सकते हैं. बचा क्या है हमारा? एल्वेओलर टिश्यू. एल्वेओलर टिश्यू किसके अंदर आता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is best method of germ plasm conservation? इन चार में से ऐसा कौन सा मेथड है जिसके अंदर इजिली हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर सकते हैं? मींस इजिली हम जर्म प्लाज्म को जब कंजर्व करके रखते हैं तो वो किसके अंदर आता है, किससे बिलोंग करता है? क्या वो हर्बेरियम से बिलोंग करता है, या फिर बोटेनिकल गार्डन से बिलोंग करता है, या फिर सीड बैंक से बिलोंग करता है, या फिर जूलॉजिकल पार्क से बिलोंग करता है? जब जर्म प्लाज्म को कंजर्व किया जाता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है किसका? सीड बैंक का. क्या किया जाता है? जैसे हम लोग सीड को कलेक्ट करके रखते जा रहे हैं. क्यों कलेक्ट कर रहे हैं सीड? ताकि आने वाली जनरेशन में अगर कोई प्लांट ना रहे तो उस सीड से हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं. तो इसीलिए सीड को क्या किया जा रहा है? कंजर्व करके रखा जा रहा है. तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के अंदर क्या आता है? सीड बैंक से बिलोंग करता है. सो द करेक्ट आंसर इज सी. Next question is which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? इन चार में से इकोसिस्टम का कौन सा फंक्शनल यूनिट नहीं होता है? पहला ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, दूसरा ऑप्शन है सर्टिफिकेशन, तीसरा ऑप्शन है एनर्जी फ्लो, चौथा ऑप्शन है डीकम्पोजिशन. डीकम्पोजिशन, प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो, ये तीन जो हैं बिलोंग करते हैं. ये तीनों फंक्शनल यूनिट होता है इकोसिस्टम का. बट स्ट्रैटिफिकेशन जो होता है ये इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं है. तो इसमें यही पूछा गया कौन सा इकोसिस्टम का फंक्शनल यूनिट नहीं होता है. तो कौन सा नहीं होता है? स्ट्रैटिफिकेशन. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the breakdown of the detritus into a small particle by earthworm is a process called. जो इस इकोसिस्टम में जो है अर्थवर्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, और ये डेट्रस ये क्या करते हैं? स्मॉल मतलब सब्सटेंस को स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है क्या उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, या फिर ह्यूमिनिफिकेशन कहते हैं, या फिर उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, या फिर उसे मिनरलाइजेशन कहते हैं. जब सब्सटेंस ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रस इनटू अ स्मॉल पार्टिकल, जब डेट्रिटस जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेकडाउन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन. क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज about 70% of the total global carbon is found in. 70% कार्बन मीन्स टोटल ग्लोबल कार्बन कहाँ प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है ओशियन. क्या ओशियन में प्रेजेंट होता है, या फिर फॉरेस्ट में प्रेजेंट होता है, या फिर ग्रासलैंड में प्रेजेंट होता है, या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है? 70% कार्बन जो है ओशियन के अंदर प्रेजेंट होता है. किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओशियन के अंदर प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म. इन चार में से म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल कौन सा होता है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है जब दो स्पीसीज टोटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, दोनों का एक दूसरे के साथ फुली क्या होगा? फुली कनेक्शन होगा. मीन्स एकदम उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म. जैसे प्लांट और एनिमल दोनों का आपस में क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों स्पीसीज एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं. तो इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म बोलते थे. म्यूचुअलिज्म क्या होता है? जब दो स्पीसीज का आपस में सबसे बेस्ट कनेक्शन होता है और वो दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. दिस टाइप ऑफ प्रोसेस या दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. पहला दिया गया वर्म इन इंटेस्टाइन. जब कोई भी वर्म जो होगा इंटेस्टाइन में सर्वाइव करेगा तो वो किसके अंदर बिलोंग करता है? वो किस टाइप का इंटरेक्शन होता है? ये बिलोंग करता है पैरासिटिज्म से. किससे बिलोंग करता है? पैरासिटिज्म से. उसके बाद है फिग एंड वास्प.
जो फिग और वास्प का दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल होता है। बचा क्या, बार्नेकस ऑन व्हेल एंड सी एनिमल एंड क्लोन फिश, ये दोनों किसके अंदर बिलोंग करते हैं, कमेंसलिज्म में। इनमें कौन सा इंट्रैक्शन होता है, कमेंसलिज्म में। तो यहाँ पे जो फिग और वास्प होता है, दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, दोनों की लाइफ साइकिल भी एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पे पूछा है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल बताना है, तो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल क्या हो गया, फिग एंड वास्प। तो क्वेश्चन है एड्स इज ड्यू टू, एड्स किसकी वजह से होता है। पहला ऑप्शन है रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, क्या हेल्पर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज होते हैं तो उसे एड्स कहते हैं, या फिर इंटरफेरॉन नहीं प्रेजेंट होता उसे एड्स कहते हैं, या फिर किलर टी सेल के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं उसे एड्स कहते हैं, या फिर ऑटो इम्यूनिटी को जो है एड्स कहा जाता है। एड्स में क्या होता है, इसका जो पैथोजन होता है मीन्स HIV जो होता है, ये कंटिन्यूअस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी बॉडी उस पैथोजन से अपनी फाइट नहीं कर पाती है और कंटिन्यूअस हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एड्स में होता क्या है, रिडक्शन हो जाता है। किसका रिडक्शन होता है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन एंड ट्यूब ग्रोथ। इन चार में से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि पॉलन जर्मिनेशन और ट्यूब की ग्रोथ में हेल्प करता है, मींस पॉलन ट्यूब और पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है। क्या स्टार्च करता है, या फिर बोरॉन करता है, या फिर कैल्शियम करता है, या फिर पोटेशियम करता है। बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, पॉलन की जर्मिनेशन में और ट्यूब की ग्रोथ में। तो कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोरॉन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which contraceptive method provides some protection against HIV? इन चार में से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि HIV मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता हो, बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। क्या IUD करता है, या फिर पिल्स करता है, या फिर कॉन्डम करता है, या फिर पीरियोडिक एब्स्टेन करता है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, बाकी कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ CDRI लखनऊ। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसकी डिस्कवरी जो है लखनऊ की CDRI के साइंटिस्ट ने की थी। पहला ऑप्शन है क्या माला डी के बारे में बताया था, या फिर माला एन के बारे में बताया था, या फिर सहेली के बारे में बताया था, या फिर पिल्स के बारे में बताया था। लखनऊ CDRI में जो साइंटिस्ट थे सबसे पहले उन्होंने सहेली की डिस्कवरी की थी, और यही सबसे पहला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है जिसकी डिस्कवरी कहाँ पे हुई थी, CDRI लखनऊ में हुई थी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि यूट्रस को इस तरीके से प्रिपेयर कर देता है कि अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, मीन्स अब यूट्रस में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट नहीं हो पाएगा। इसी को तो बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी या वुमेन वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज किया जाता है ताकि यूट्रस अनसुटेबल बन जाए फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। क्या डायफ्राम बना देता है, या फिर कॉन्डम बना देता है, या फिर IUD, या फिर नेचुरल मेथड। IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस सबसे बेस्ट टेक्निक होता है जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है कि अब यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज IUD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग IUD। इन चार में से कौन सा है जो कि हार्मोन रिलीजिंग IUD से बिलोंग करता है। लिप्स लूप नहीं करता, क्योंकि लिप्स लूप किससे बिलोंग करता है, नॉन मेडिएटेड IUD से। और CU7 और मल्टीनोड 375 ये दोनों किस से बिलोंग करते हैं, कॉपर रिलीजिंग IUD से। बचा क्या, LNG20, और LNG20 किससे बिलोंग करता है, हार्मोन रिलीजिंग IUD से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into। embryo का फॉर्मेशन हुआ है किससे, मतलब 16 ब्लास्टोमियर से वो ज्यादा हो गया है बाय द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो उसको ट्रांसफर किसके अंदर किया जाएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एम्ब्रियो सिस्टम ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो चुका है और वो प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया बाय द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब उसको ट्रांसफर किसके अंदर किया जाएगा, क्या फिम्ब्रिया के अंदर किया जाएगा या फिर सर्विस के अंदर किया जाएगा या फिर यूट्रस में किया जाएगा या फिर उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा। इसको ट्रांसफर किसके अंदर किया जाएगा, यूट्रस में किया जाएगा। जब एम्ब्रियो सिस्टम ब्लास्टोमियर से ज्यादा हो जाएगा उसको किसके अंदर ट्रांसफर किया जाएगा, यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि उसका डेवलपमेंट आगे और हो सके। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ स्पर्म इंटर इन एग इन ह्यूमन। स्पर्म का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि इंटरिंग करता है एग में आगे जाके ह्यूमन में, मतलब ह्यूमन बीइंग में एग में इंटर करता है। पहला ऑप्शन है क्या कंप्लीट पूरा स्पर्म करता है या फिर उसका हेड पोर्शन करता है या फिर हेड और मिडिल पीस करता है या फिर उसका हेड और जो है एक्रोसोम करता है। पूरा कंप्लीट स्पर्म जो है वो इंटर करता है फीमेल बॉडी में, फिर उसका हेड पोर्शन जो है वही अटैच होता है। तो यहाँ पे एंट्रिंग का ही पूछा गया तो पूरा कंप्लीट स्पर्म की ही एंट्री होती है बॉडी के अंदर। तो हमने इस पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया जो नीट में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा चैप्टर अच्छे से क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।